सभी किसान भाइयों का मेरा नमस्कार। आज मैं किसान भाइयों को जैविक खेती में काम आने वाला इनपुट दवाई खाद वो बनाना सिखाऊंगा। दुनिया की बेहतरीन खाद जिसको केंचुआ खाद बोलते हैं वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बनाना सिखाऊंगा और जानकारी दूंगा। किसान भाई की मुख्यतः जो समस्या होती है वो भूमि उपजाऊपन नहीं होना होती है, क्योंकि भूमि के अंदर इतने सारे केमिकल डाले जा चुके हैं कि उसके अंदर जो माइक्रोज होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। अब किसान की जो जमीन है, मिट्टी है, वो रेडीमेड हो गई है। अगर उसमें कुछ इनपुट या पोषक तत्व डाले जाएंगे तो ही फसल होगी, अन्यथा नहीं होगी। और अगर किसान उस पोषक तत्वों को बाजार से खरीदता है तो बहुत सारा खर्चा लगता है, जितना वो उत्पादन नहीं कर पाता है। इसलिए किसान भाइयों की जो रुचि है वो धीरे धीरे खेती की तरफ कम होती जा रही है, क्योंकि अगर लागत राशि अधिक हो और लाभ की जो राशि है वो कम हो तो हर किसी व्यक्ति का उस व्यापार से, उस काम से मन रूठ जाता है। किसान भाई जानते हैं कि सभी फसल पौधों को जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो 17 प्रकार के होते हैं जो फसल को देने होते हैं। मार्केट में ऐसी कोई खाद नहीं बनी है जिसमें वो सभी 17 प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हों। अलग अलग बैगों में होती हैं। अगर किसान सभी 17 पोषक तत्वों को खरीदे तो बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। इसलिए किसान मुख्यतः जो मेजर एलिमेंट्स हैं, मेजर पोषक तत्व हैं, जैसे एनपीके है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है, इन्हीं तत्वों को खरीद पाता है। बाकी जो गौणिक तत्व होते हैं, सूक्ष्म तत्व होते हैं, उनको नहीं खरीदता है, जिसकी वजह से छोटी छोटी बीमारियां हो जाती हैं जो उसको ठीक करने में बहुत सारा खर्चा कर देता है किसान। जैसे एग्जांपल देता हूं कि इंसान अगर आयोडीन नहीं लेता तो उसका गला सूख जाता है। वैसे ही किसान फसलों में, पौधों में अगर बोरोन नहीं डालता है तो बोरोन की डेफिशिएंसी से फल फट जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है, ये एक दुनिया की बेहतरीन खाद मानी जाती है जिसे केंचुआ की खाद कहते हैं। अब इसमें लोग प्रयास तो करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि उनको केंचुआ खाद बनाने की सही तकनीकी का जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो खाद तो बनाना शुरू कर देते हैं लेकिन अंततः वो केंचुए मर जाते हैं और वो उनकी प्रोसेस खत्म हो जाती है। मेरे द्वारा भारत देश में अभी 15 बड़ी यूनिट लगाई गई हैं जो अभी सफलतापूर्वक चल रही हैं। मैं इस सेक्टर में 15 सालों से काम कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे देश के लोग इस पद्धति को अपनाएं, इस तरीके को अपनाएं, क्योंकि केंचुआ खाद बनाने के लिए जो जीव अपन काम में लेते हैं उस जीव की वास्तविकता की जानकारी हमें पता होनी चाहिए, तभी कोई काम करेगा। जैसे आप अगर घर में कोई काम करवाते हैं, किसी मजदूर को अच्छे व्यवहार से रखते हैं तो वो आपके यहाँ काम अच्छा करता है। अगर बुरे व्यवहार से रखते हैं तो हो सकता है वो अपना काम छोड़ के चला जाए और आपका काम अधूरा रह जाए। वैसे ही ये जो जीव हैं, धरती के जो जीव हैं, जो जिसको केंचुआ जो तैयार करते हैं, उसके भी प्रकृति का, उसका व्यवहार का समझना जरूरी होता है। तो केंचुआ की जो 3 मुख्य नस्ल होती हैं और 4200 प्रजाति होती हैं। मुख्यतः पहली जो नस्ल होती है वो आम गोबर के ढेर में या जमीन में अपने आप उत्पन्न होती है, जो केंचुआ सिर्फ मिट्टी खाता है और जमीन के अंदर लंबी सुरंग बना के रहता है। वो कार्बनिक मटेरियल नहीं खाता, इसलिए वह किसान का अच्छा मित्र नहीं है। दूसरा जो प्रकार का जो केंचुआ होता है वो अगर उसके सामने कार्बनिक मटेरियल आ जाता है, गोबर आ जाता है, फसल अवशेष आ जाते हैं तो उनको भी खा लेता है। वो नहीं रहते हैं तो मिट्टी को भी खा लेता है। इसलिए वह जमीन में कम लंबी, मतलब छोटी सुरंग बनाकर रहता है
निवास करता है, तो वो भी किसान का एक अच्छा मित्र नहीं है। दूसरे तरीके से अगर मैं आपको बताना चाहूं कि तीसरी जो प्रजाति है, एपीजेई की जो प्रजाति है, जिसकी नस्ल का एसिनिया फटीडा जो केंचुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बनिक मटेरियल खाता है। मतलब अगर अपन उसको कार्बनिक मटेरियल डालें और वो खा के निकालें तो निकलने वाला जो खाद होता है, वर्म्स के द्वारा जो कास्ट निकलती है, उसको वर्मी कंपोस्ट करते हैं। और इसके उत्पादन से बेरोजगार युवा है वो एक अपना रोजगार भी स्थापित कर सकता है। ये मार्केट में 5 रुपए से लेकर 25 रुपए किलो तक उपलब्ध मिलती है। 5 रुपए प्लेन जो वर्मी कंपोस्ट होती है वो मिलती है, और 25 रुपए इसी खाद को इनरीच में कन्वर्ट करते हैं, मिश्रण में कन्वर्ट करते हैं, तो ये ज्यादा किफायती होती है, तो ज्यादा दामों में बिकती है। ये केंचुआ 10 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक एनवायरनमेंट में काम करता है। इससे कम और ज्यादा होने से इसका रख रखाव का परिवर्तन, मतलब उसको सर्दी नहीं लगे, गर्मी नहीं लगे, ऐसे इसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। ये 20 से 60% आर्द्रता, मतलब अगर उस रॉ मटेरियल को हल्का हाथों में प्रेस करें तो यहाँ पानी की बूंदे अटकनी चाहिए, इतना इसमें नमी होना चाहिए। अगर वो टपक जाती है तो ज्यादा है, और अगर नहीं टपकती है तो उसमें मॉइस्चर कम है। मतलब यानी 20 से 60% आर्द्रता वाले वातावरण में रॉ मटेरियल में नमी होनी चाहिए, उसी के अंदर ये पर्याप्त स्वस्थ रूप से काम करता है। दूसरा इसका ये काम है कि जहां भी इसकी बेड लगाई जाती है, उस बेड के डीप में, गहराई में जाके ये भोजन को खाता है और ऊपरी सिरे पर आकर कास्ट निकालता है। तो ये भी ध्यान रहे कि जो बेड आप लगाओगे वो बेड पोली होनी चाहिए, एकदम आरामदायक होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो आसानी से नीचे जा सके और आसानी से ऊपर आ सके। इसके अलावा ये केंचुआ, इसके अंदर नर और मादा दोनों ही होते हैं। निषेचन की जो एक गांठ सी होती है वो निषेचन की होती है, क्रिया के लिए होती है। 45 दिनों में ये केंचुआ डबल हो जाता है, 90 दिनों में ये 4 गुना हो जाता है, और 135 दिन में 8 गुना हो जाता है, 160-70 दिनों में ये 16 गुना हो जाता है। 16 गुना केंचुआ बढ़ने के बाद में 1 किलो केंचुआ खत्म हो जाता है। यानी आप अगर 1 किलो भी केंचुआ अपने फार्म पर लाते हैं तो आप उनको 16 गुना कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसमें अलग से इसकी प्रतिक्रिया है। इसकी जो लाइफ सर्किल है वो 150 दिनों से लेकर 180 दिनों तक ये केंचुआ जिंदा रहता है, उसके बाद में ये खत्म हो जाता है। केंचुए में 3 से 5 सप्ताह के बीच में इसमें 6 से 8 अंडे आते हैं, जिसमें अधिकांशतः 50% अंडे वो खत्म हो जाते हैं और 50% अंडों से केंचुए बाहर निकलते हैं। एक अंडे से 3 से 5 केंचुए निकलते हैं, जिसमें आधे केंचुए जिंदा रहते हैं। ये केंचुए जो है उनसे जो खाद होती है, क्योंकि केंचुए की स्किन पे ऑक्सिन एसिड, ह्यूमिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड और साइटोनिन एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से इस खाद के अंदर सूक्ष्म तत्वों की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, एक्टिवेशन फॉर्म में होती है। इसमें प्रकृति के द्वारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा सभी 14 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स वैल्यू हैं वो उपस्थित होते हैं, और वो आयनिक फॉर्म में होते हैं। जब जब फसलों को जरूरत होती है तब तक ये उसको प्रदान करते रहते हैं। मतलब अगर अपने मिट्टी की अक्षमता बैलेंस में आ जाए, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन अधिकांशतः जो बैलेंस है वो 12 से 15% कार्बन रहना चाहिए, उस जमीन में 1% नाइट्रोजन होना चाहिए। अगर ये बैलेंस रहता है तो बहुत अच्छा उत्पादन होते हैं, बहुत कम बीमारियां आती हैं, फसल एकदम से खत्म नहीं होती है, नीचे नहीं गिरती है, तो ये जरूरी होता है। अब ये है केंचुए की खाद का प्रयोग करने से, केंचुए की जो खाद है वो भूमि के अंदर जल धारण क्षमता बढ़ाती है, जिससे पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। फसल को रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा देती है, ताकि नॉर्मल जो बीमारियां हैं, सामान्य बीमारियां उसको लगती नहीं है। ठीक है, ये जो बनाने का जो मतलब है कि केंचुआ है वो 1.5 फीट तक कोनी से लेकर टॉप सिरे तक ऊंचाई तक फास्ट काम नहीं करता, तो 1.5 फीट इधर, 1.5 फीट इधर, ये राउंड में जो चीज बनेगी इतना ही सर्किल में आपको बेड लगाना है। बेड लगाने से पहले
नीचे का जो भाग है वो हार्ड मटेरियल लगाना चाहिए। जैसे सरसों के डंठल हैं, बाजरे की जो कटिंग करते हैं, बाजरे का जो होता है छल्ला वो डाल सकते हैं, गेहूं का जो होती है जो अपन पूली लगाते हैं बांधते हैं उसको अपन लगा सकते हैं। उसके बाद उसमें कच्चा गोबर आपको लेना है 20 दिन से पुराना, और 2 महीने से पहले का गोबर हो वही इस्तेमाल करना है। 20 दिन पुराना इसलिए मैं बता रहा हूं कि ताजा गोबर में मीथेन गैस पाई जाती है जो कि केंचुए की स्किन को खत्म कर देती है, क्योंकि केंचुए में 80% पानी पाया जाता है। जैसे आप गर्म गोबर में डालेंगे तो पानी गर्म हो जाएगा और केंचुआ खत्म हो जाएगा। इसलिए 20 दिन तक उसको पानी से भिगोकर ठंडा करना। गोबर उठाते समय ध्यान रहे कि मिट्टी साथ में नहीं आए, क्योंकि मिट्टी अगर गोबर के साथ में ज्यादा मात्रा में आती है तो वर्मी कंपोस्ट खाद के अंदर निमाटोड की प्रॉब्लम होती है। जो किसान भाई अगर मिट्टी युक्त खाद लेते हैं तो उसके पौधों की जड़ों में गांठों को वाला रोग होना शुरू हो जाता है। वो वर्मी कंपोस्ट और इस मिट्टी और गौमूत्र के बीच जो मिश्रण होता है उस बीच से क्रिएट बनता है। तो ये आप करेंगे, जैसे आप मैंने बताया 3 फीट चौड़ा, लंबाई आप आवश्यकता अनुसार रखते हैं। ऊंचाई का जो होता है ये जो घेरा होता है ये 1.5 फीट का रखना है, और ठंडा गोबर को डाल के नीचे हार्ड डंठल डाल के उसके ऊपर आप सूखा घास डाल सकते हैं। उसके बाद में गोबर डालें, और जितनी आपके पास बेड वहां बनानी है जहां पानी का ठहराव नहीं हो, पर्याप्त छाया हो, काम करने के लिए आप सक्षम हो, वहां पर आप बेड बनाएं। और बेड बनाने के बाद इसको समय समय पर, गर्मियों के दिनों में डेली इसमें पानी डलेगा, सर्दियों में 3 से 4 दिन छोड़कर इसको पानी दिया जा सकता है। जमीन को सप्ताह में 1 बार उस बेड को पोला करना होगा। हर 17 दिन के अंतराल में ऊपर 4 इंच जो वर्मी कंपोस्ट बन जाती है उसको आप पहले 24 घंटे पहले उसको पोला करें ऊपर से जितनी खाद बन गई है, और अगले 24 घंटे बाद जब उसमें नमी कम हो जाती है तो उसको साइड में लगा दें, बेड के दोनों तरफ लगाते हैं, ताकि उसके अंदर जो केंचुए हैं, अंडे हैं, छोटे केंचुए हैं, वो उन कच्चे गोबर में प्रवेश कर दें। अगले 17 दिनों के बाद इसमें दूसरी लेयर होगी, तो पहले वाली लेयर को साइड में लगाइए, उसको हटा लें, और दूसरी वाली लेयर को इसके अंदर आप वापस 24 घंटे पहले पोला करके उसको हटा दें और उसको साइड में लगा दें। ऐसे 3 लेयर उतरेंगी, चौथी लेयर में केंचुए रहेंगे, जो दूसरी बेड जो नई तैयार करोगे उसमें आपको डालने हैं। अगर आपको डायरेक्ट वर्मी कंपोस्ट उससे उतार के अलग करना है तो आप अलग ढेर करें, और उस ढेर के चारों तरफ नीचे की तरफ 1 फीट में कच्चा गोबर लगा दें। तो लगभग 18 से 20 दिनों के बाद में उसके खाद के अंदर जितने भी अंडे केंचुए हैं वो कच्चे गोबर में आ जाएंगे, और उस कच्चे गोबर को उठाकर आप नई बेड के अंदर आप डाल सकते हैं। ये निकालने का तरीका है। और बनाने का तरीका, इसमें 100 किलो गोबर अगर आप लेते हैं तो लगभग 60 से 70 किलो वर्मी कंपोस्ट निकलती है। बाकी इसके अंदर मॉइस्चर होता है वो गायब हो जाता है। इस तरीके से 60 से 70% इसमें वर्मी कंपोस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि 100 किलो गोबर को अगर आप 20 पैसे में ले रहे हैं तो इसको 100 किलो गोबर में पर किलो 20 पैसे ले रहे हैं तो 20 रुपए का ये गोबर हो गया। और उसमें अगर आप खाद बनाते हैं तो 65% मतलब 65 किलो भी अगर आपकी खाद बनती है तो ये आपके 325 रुपए की बन जाएगी। मतलब 20 रुपए वाले गोबर में 325 रुपए आपने बना लिए तो एक अच्छा रोजगार हो जाएगा। इसका बनने का जो समय होता है वो वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर अधिक गर्मी रहेगी तो 50 से 60 दिनों के अंदर बनती है। अगर पर्याप्त न गर्मी न सर्दी रहेगी तो 45 से 50 दिनों में बन जाएगी। अगर ये अधिक सर्दी बढ़ती है तब भी इसमें 50 से 60 दिन लग जाते हैं। तो ये आपको आज ये विधि बताई है, इसको आप अपने सभी फार्म पर करें जिनके पास पशु हैं, गोबर हैं। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर 88 90 19 58 61 पर व्हाट्सएप के जरिए आप मेरे से बात कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है ये ऑल सॉल्यूशन इन ऑर्गेनिक विद सैनी, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसान भाइयों के लिए मैं ऑर्गेनिक से संबंधित जुड़ी हुई बातें और भी अन्य मार्केट की जो बातें हैं वो लेके आऊंगा और समय समय पे आपको अवगत कराता रहूंगा कि आपकी फसल में ये चीजें आने वाली हैं, आप इस चीज को ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं।
ये आपको जानकारी मैं देता रहूंगा। तो मेरे साथ आप बने रहें और अपना और देश का भविष्य बनाएं और अपनी जमीन को उपजाऊ बनाएं। धन्यवाद।